हेलो। हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, सब मस्त हैं, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड। आ जाइएगा सभी जल्दी से। कंचन, गुड मॉर्निंग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सभी आ जाओ जल्दी से। सेशन को कंटिन्यू करते हैं भाई। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने राजस्थान भूगोल स्टार्ट की थी और राजस्थान भूगोल के बारे में चर्चा करते हुए कल अपने बेसिक बातें राजस्थान के जनरल इंट्रोडक्शन यानी सामान्य परिचय के बारे में की थी। जो कल बातें की थी वो क्या बातें की थी, किसको लेकर कौन से मुद्दे पर अपने चर्चा की थी, उसको मैं 1 मिनट के लिए रिवाइज कर देता हूं और उसके बाद में फिर आज की बातें अपने विधिवत रूप से स्टार्ट करेंगे। कल एक तो मैंने राजस्थान के नामकरण के बारे में बताया था कि राजस्थान का नामकरण आप याद रखना, ऋग्वेद में ब्रह्मव्रत, रामायण में मरुकांतर, बसंतगढ़ के शिलालेख में राजस्थानियादित्य। इसके बाद में फिर राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मुणोत नैणसी ने नैणसिरी ख्यात सन 1665 में, वीर भांड ने राजरूपक 1731 में और उद्यतन सूरी ने कुवल्यामाला में किया था। जबकि विधिवत रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड थे। राजपुताना शब्द का प्रयोग 1800 में जॉर्ज थॉमस ने किया, जबकि पुष्टि 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने की थी। इसके बाद में फिर मैंने आपको बताया राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का जो प्रयोग है वो राजस्थान के लिए कर्नल जेम्स टोड ने किया था सन 1829 में। ये बातें हो गई थी। फिर अब मैंने आपको राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति, जनसंख्या और तुलना के बारे में बताना स्टार्ट किया था। जैसे राजस्थान की स्थिति मैंने आपको डायग्राम के पर समझाई थी और मैं उम्मीद करूंगा कि जो बातें कल मैंने समझाई थी वो आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसा कोई मेरा दोस्त, मेरा कोई प्रिय विद्यार्थी है क्या जिसके कल की बातें समझ में नहीं आई हो? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई साथी है मेरा जिसके कल की बातें समझ में नहीं आई। प्रिय साथियों, मैंने बिल्कुल जीरो से पढ़ाना स्टार्ट किया है और हर एक बात को इतनी गहराई से समझाने का प्रयत्न किया है कि मेरा प्रयत्न व्यर्थ नहीं जा सकता। कल क्लास कब हुई थी? कविता राजपूत बेटा, एक बात बता देता हूं, हर दिन क्लास आपकी 11 AM लाइव होगी। 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक मेरा टाइम है, क्लास इसी टाइम होगी। मेरा जहां तक अथक प्रयास रहेगा, मैं इस टाइम को जब तक आपको बैच कंप्लीट नहीं करवा देता तब तक चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, 11 से 12 बजे ही आपकी क्लास रहेगी। इस टाइम में कोई संदेह नहीं है, कभी भी मैं टाइम परिवर्तन नहीं करूंगा लास्ट तक। जैसे एसआई के बैच में पढ़ाया, उससे पहले वीर भूमि बैच में मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है ना? हाँ, उससे पहले और बैच में मैंने जितने भी बैच पढ़ाए, जो मैंने टाइम सिलेक्ट कर दिया था, मैंने उस टाइम को लास्ट तक नहीं हिलाया। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, टाइम का फड्डा अपने दिमाग में होता है कि 11 बजे भूगोल, तो 11 बजे ही समझ में आए फिर। तो हरिओम, वेरी गुड। अरे भाई कविता जी, मैंने आपको बता दिया, आप कमेंट पर कमेंट किए जा रहे हो। कब क्लास हुई थी? कल क्लास 11 बजे होगी डेली, इसमें टाइम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ। हिंदी की क्लास क्यों नहीं हो रही? आज होगी हिंदी की क्लास। कल हिंदी की क्लास थी, वो यूट्यूब पर थी, तीसरा डेमो था, 2 ही डेमो हुए थे, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बताई कि राजस्थान कौन से अक्षांश में है? उत्तरी अक्षांश में। भारत भी उत्तरी अक्षांश में है और राजस्थान और भारत पूर्वी देशांतर में है। ये बात मैंने यहां लिखी। राजस्थान उत्तरी अक्षांश व पूर्वी देशांतर में स्थित है, जबकि राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ग्लोब पर या आपसे पूछ ले विश्व में स्थिति, तो आप आसानी से बता सकते हो। इसके बाद में देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत का 10.41% या 1/10वां भाग है। पूरे विश्व के 0.25% पर राजस्थान का क्या है साथियों? विस्तार है। नेक्स्ट, इसके बाद में आओ, राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में आपसे पूछ ले तो 1,32,139.50 वर्ग मील है और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है।
यहां तक अपने बातें की थी। अब मैं यहां से आगे की बातें स्टार्ट कर रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों। तो आगे की बातें स्टार्ट करते हुए आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। देखो, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट देखो साथियों, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान को बड़े राज्य का दर्जा कब मिला, राजस्थान को बड़े राज्य का दर्जा, राजस्थान को बड़े राज्य का दर्जा 1 नवंबर 2000 को, राजस्थान को बड़े राज्य का दर्जा 1 नवंबर 2000 यानी 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मिला, राजस्थान को यह प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, सीधा प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है कि राजस्थान का क्षेत्रफल, ऐसे प्रश्न आ जाए, निम्न तथ्यों पर विचार कर सही उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला आपको यह दे दे कि राजस्थान का क्षेत्रफल, तथ्य है राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। निष्कर्ष, राजस्थान वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य है जो 1 नवंबर 2000 को बड़ा राज्य बना था। तथ्य है और निष्कथन और कारण दोनों ही इसमें सत्य है, सही है ना। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया साथी, और राजस्थान ने बड़े राज्य का दर्जा छीन लिया। किससे? मध्य प्रदेश से। अब नोट में लिखते हैं, अगर आपसे पूछ ले, नोट में देखो, सुनो, अब लिख रहा हूं, वर्तमान में भारत का, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, बड़ा राज्य वर्तमान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो आपका उत्तर होगा एमपी। और ब्रैकेट में याद रख लेना विस्तार कितना है इसका, तो 9.37% पर। विस्तार क्या याद रखोगे? 9.37% पर है, समझ गए? हाँ। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,255 वर्ग किलोमीटर है। यह मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि एलडीसी की तैयारी कर रहे हो प्रिय विद्यार्थियों आप। हाँ, एमपी का क्षेत्रफल याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, बस मैं यही मान के चलता हूं। एक बात बताऊं, मेरी यही सोच है कि मैं आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ा रहा हूं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, बच्चे जिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं उसकी लास्ट बारी तैयारी करें, वो इच्छित लक्ष्य उन्हें प्राप्त हो। उसके बाद में अगर मेरे से विद्यार्थी तैयारी करने के लिए दोबारा जुड़े तो और बड़े सपनों के साथ जुड़े, ठीक है ना। बीएलडीसी की मैं यही सोच के पढ़ाता हूं। दूसरा, मेरी यह सोच है कि प्रिय विद्यार्थियों, एक बार आप अच्छे से राजस्थान का भूगोल पढ़ लो। मैं यही सोच के पढ़ाता हूं कि राजस्थान भूगोल के लिए आपको बार बार में दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, सही है ना। क्योंकि बेरोजगारी का जो जीवन है ना, वो बहुत कठिन जीवन होता है, उसमें अनेक मुसीबतों को झेलना पड़ता है, घर वालों के, पड़ोसियों के ताने, हाँ या ना। तू कदी लागस कह के, आकर्ष कह के, बाकर्स कह, बहुत सुनना पड़ा है, ठीक है। तो ये समझ गए, वर्तमान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? एमपी। विस्तार है 9.37%। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। बड़े राज्य का दर्जा कब मिला? ये बातें हो गई। अब अपने बात करते हैं साथियों राजस्थान की जनसंख्या। नेक्स्ट देखो साथियों, राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 है। 37 व्यक्ति है,
ठीक है, राजस्थान की जनसंख्या 6, 85, 484, 37 व्यक्ति है राजस्थान की। समझ गए? राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 व्यक्ति है। समझ गए ना? स्टैंडर्ड में जो चलती है ना वो ये चलती है, याद रखना, 6.86 करोड़। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6.86 करोड़। स्टैंडर्ड में पेपर में जो पूछा जाएगा वो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। समझ गए? 6.86 करोड़। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6.86 करोड़। नेक्स्ट आगे देखो, इंपॉर्टेंट बात आपको लिखा रहा हूं साथियों। पूरे भारत की, नेक्स्ट देखो सुनो, पूरे भारत की, पूरे भारत की, पूरे भारत की 5.66%, 5.66%, 5.66%, 66% जनसंख्या जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। राजस्थान में निवास करती है, निवास करती है। पूरे भारत की 5.66% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। ठीक है जी। जी सर, और एक सबसे ज्यादा सुनना पड़ता है। जी सर, एक लड़की को तो सबसे ज्यादा सुनना पड़ता है, अगर जॉब नहीं मिलती तो उसका करेक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। कोई बात नहीं, आज आज तो बैठ जा पंकज, लेट हो गया तो क्लास में कालू मुर्गो बना लूंगा, देख ले। ठीक है, सही है, सभी को सुनना पड़ता है। लड़की का जीवन नहीं, लड़के का जीवन बहुत मुसीबत भरा होता है। अगर नौकरी ना लगे और ब्याह कर दिया है तो यहाँ समझो 302 को कैदी बना के छोड़ दियो। सही है ना, बहुत मुश्किल है। क्योंकि लड़की है तब तक लड़की है, और बहू होने के बाद में वो अपने ससुराल चली जाएगी। उसे तो किसी ना किसी प्रकार हर चीज घर में मिलेगी, लेकिन पूछो हमसे कि कैसे आती है, पैसा कैसे। अगर 1 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं ना, तो 1.5 लाख रुपए का खर्चा मुंह बाए खड़ा है। हाँ, तो समझ गए, पूरे भारत की 5.66% जनसंख्या राजस्थान में क्या करती है साथियों? निवास करती है। नेक्स्ट आगे आओ, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं। अगर पेपर में यह पूछ ले कि राजस्थान का जनसंख्या में कौन सा स्थान है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मेरा यह क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य का जनसंख्या, राज्य का जनसंख्या में स्थान है, स्थान है, राज्य का जनसंख्या में स्थान है। ए पर है 7वां, बी नंबर है सेकंड, सी नंबर है 8वां, डी है 5वां। तो बताओ राजस्थान का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? जल्दी से उत्तर दो। हाँ, राजस्थान का, मैंने इतना ही पूछा है कि राजस्थान का जनसंख्या में कौन सा स्थान है। प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, क्या उत्तर दे रहे हैं प्यारे बच्चों? इसका क्या उत्तर दोगे आप? जल्दी बताओ, बताओ राजस्थान का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? वेरी गुड। ए बी सी डी जो लिखेगा उसी का नाम बोलूंगा मैं। क्या उत्तर कर रहे हैं? अरे भाई ए बी सी डी लिख दियो यार, क्यों शान लियो? ये यार अच्छा बावड़ा हो यार। बी, बी राजस्थान का जनसंख्या में ए बी, डी। ठीक है, ए। अब मुझे नहीं पता, ये बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन बहुत साथी ऐसे हैं जो गलत कर रहे हैं। अब मैं बताऊंगा आपको। मुझे उत्तर है
नहीं बताना आता, मैं आपको एक परिभाषा क्लियर करवाऊंगा, एक डेफिनेशन, उसके बाद में उत्तर आप खुद ही बताओगे। ठीक है, देख लियो मैं थारो डोल। मारली भाषा में कह देख लियो डोल थारो। वाह भाई वाह, बहुत गलती कर रहे हो रे आप, यहीं ऐसे प्रश्नों में गलती मत किया करो। अब आ जाओ, यहां ही लिख रहा हूं मैं इसी पेज पर। साथियों, अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का जनसंख्या में स्थान, तो आप क्या याद रखोगे? देखो सुनो, 2001 तो आप याद रखना, अकॉर्डिंग टू 2011 की पॉपुलेशन काउंटिंग। अरे तू ही आ जा विजय चौधरी, तू ही आ जा, चाय पी ले यार। मैं पी ली तो यहां समझो थे सारा ही पी ली। चलिएगा, तो लिखो, आप ये बात लिखना, लिखो साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या में, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का का जनसंख्या में, राजस्थान का जनसंख्या में, जनसंख्या में आठवां स्थान था, जबकि आठवां स्थान था, जबकि 2 जून 2014 को, जबकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने के बाद, आंध्र प्रदेश, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने के बाद, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने के बाद, अलग होने के बाद, अलग होने के बाद 7वां स्थान हो गया, 7वां स्थान हो गया। बताओ समझिया के पूरी कहानी। अब देखो पेपर में क्या प्रश्न आया था कि राजस्थान का जनसंख्या में कौन सा स्थान है। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, अगर आपको प्रॉपर ऐसा लिख दिया ना कि 2011 की जनगणना के अनुसार, तब तो आप उत्तर कर देना 8वां। फिर आप क्या उत्तर करोगे? 8वां। अगर एग्जामिनर आपसे सीधा पूछ रहा है कि राजस्थान का जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो आप उत्तर 7वां करोगे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे वर्तमान की इच्छा जाहिर कर रहा है। कब की इच्छा जाहिर कर रहा है? वर्तमान की इच्छा जाहिर कर रहा है, ठीक है ना। तो अब किस किस ने गलत किया था, किस किस ने सही किया, वो जल्दी से मुझे अपना आंसर प्रेषित कर दें, ठीक है। तो समझ गए, 8वां स्थान कब था? 2011 की जनगणना के अनुसार, और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने के बाद राजस्थान का जनसंख्या में कौन सा स्थान हो गया? राजस्थान का जनसंख्या में 7वां स्थान हो गया। नेक्स्ट अब अपने बात करेंगे कि राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति कैसी है और राजस्थान की आकृति का उल्लेख किसने किया था? तो चलिएगा भाई, नेक्स्ट आगे लिखते हैं, राजस्थान की आकृति, हेडिंग डालते हैं, राजस्थान की आकृति। चलिए भाई, राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति। चलिए भाई, ये लो, ये है नई हेडिंग। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछ ले राजस्थान की आकृति, तो आप याद रखोगे राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या पतंगाकार है। राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति, आकृति विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान,
चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है, पतंगाकार है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। नेक्स्ट लिखो, राजस्थान की आकृति का उल्लेख, राजस्थान की आकृति का उल्लेख, आकृति का उल्लेख उल्लेख टी.एच. हैंडले ने किया, टी.एच. हैंडले ने किया, हैंडले ने किया। राजस्थान की आकृति का उल्लेख टी.एच. हैंडले ने किया। टी.एच. हैंडले ने, टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। भी ऐसे थोड़ी है आपने कोई छत पर चढ़ के देखा राजस्थान आपको पतंगाकार दिखाई दिया। टी.एच. हैंडले ने बताया कि विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या पतंगाकार है। ऐसी आकृति है राजस्थान की। देखो ध्यानपूर्वक, एक तो आपको मैप पर दिखा रहा हूं और एक अपने आकृति बना रहे हैं। यह है अपना सुंदर राज्य। तो बताओ आपको यह राजस्थान इस प्रकार ऐसे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? हाँ या ना? ये शेप बन गई किसकी शेप? पतंग की शेप बन गई। समझ गए ना? अब वैसे अगर देखें तो देखो, सुनो, इस प्रकार ऐसे फैला है तो ये क्या बन गया? एक विषम कोणीय चतुर्भुज के समान बन गया राजस्थान। कैसा बन गया? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। समझ गए? तो राजस्थान की आकृति जैसे कैसे, देखो सुनो, इस प्रकार ऐसी शेप है राजस्थान की। अगर मैं इसमें इस प्रकार ऐसे कर दूं, इस प्रकार ऐसे करके, और मैंने इसमें ऐसे कर दिया, तो बताओ ये पतंग बनी या नहीं बनी? ये क्या बन गई? एक काइट। काइट मतलब पतंग। तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या पतंग के आकार की है, जिसका उल्लेख किसने किया था? टी.एच. हैंडले ने किया था। यानी राजस्थान की आकृति के बारे में बताने वाले भूगोलवेता कौन थे? तो टी.एच. हैंडले। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, आगे लिखते हैं, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई। नेक्स्ट लिखो, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर। राजस्थान याद रखना चौड़ा अधिक है और भारत लंबा अधिक है। राजस्थान चौड़ा अधिक है और भारत लंबा अधिक है। राजस्थान चौड़ा अधिक है और भारत लंबा अधिक है। यह बात याद रखना। भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर और भारत की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। ठीक है ना? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर व 826 किलोमीटर व पूर्व से पश्चिम चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर है। 869 किमी, 869 किलोमीटर है। ठीक है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर व राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर है। नेक्स्ट आगे देखो, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर 826 869 माइनस करते हैं तो 43 किलोमीटर है।
मीटर का है। लंबाई और चौड़ाई में अंतर 43 किलोमीटर का है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट एक बात, यह बात यहां नहीं आगे लिखेंगे। वसीम हमीरा का मध्यवर्ती गांव लिम्पोलाई नागौर में है, ठीक है ना। हाँ। राजस्थान की तिर्यक ऊंचाई 784 और 850 किलोमीटर है, ठीक है। राहुल ये पूछ रहा है कि सर एक बात पूछूं, क्लास नोट्स ज्यादा इफेक्टिव रहेगा या हम हाथ से नोट्स बनाएं वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा? मेरे यार, ज्यादा इफेक्टिव तो देखो सुनो, जो आप हाथ से नोट्स बनाओगे ना वो ही रहेंगे। ज्यादा इफेक्टिव तो हाथ वाले नोट्स रहेंगे। कैसे? आप लिखोगे ना तो आपके याद हो जाएंगे, समझ गए? हाँ, सही है ना। जब आप लिखोगे ना तो आपके याद हो जाएंगे और हर बात समझ में भी आएगी, ठीक है। हाँ, अब ये देखो सुनो, ये क्या है? राजस्थान की लंबाई है साथी। ये तो है राजस्थान की लंबाई और ये है राजस्थान की चौड़ाई। ये क्या है? राजस्थान की चौड़ाई, समझ गए? ये जो राजस्थान की जो लंबाई है ना, ये देखो, राजस्थान चौड़ा अधिक है और भारत लंबा अधिक है, याद रखना। तो ये जो राजस्थान की लंबाई है ये तो है 826 किलोमीटर, समझ गए? और ये जो राजस्थान की चौड़ाई है ये है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर, समझ गए? अब राजस्थान की तिर्यक ऊंचाई आ जाती है, तिर्यक। एक तो है ये इस प्रकार ऐसे, और एक है तिर्यक ऊंचाई राजस्थान की इस प्रकार ऐसे। तो दोनों ही आप याद रखना। राजस्थान की जो तिर्यक ऊंचाई है, अगर आपसे पूछ ले ये कितनी है राजस्थान की तिर्यक ऊंचाई, तो आपका उत्तर क्या होगा? राजस्थान की तिर्यक ऊंचाई। अब स्वाभाविक सी बात है, अपने को देखने से पता चल रहा है कि ये तो कम है और ये क्या है? ज्यादा है। तो ये है 884 किलोमीटर। 800, सॉरी, ये है कम और ये है ज्यादा। ये है ज्यादा और ये है कम। तो देखने से ही आपको अच्छे से पता चल रहा है कि ये जो है इधर वाली ये कम है और ये क्या है? ज्यादा है। तो आप मुझे बता दीजिए राजस्थान की तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 784 और 850। तो ये हो गई 784 और ये हो गई 850। सब सही है क्या? ये तो है 784 और ये है 850। कोई दिक्कत नहीं है। 850 और 784। चलो आगे चलूं? ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में देखो, आगे अपने लिखते हैं। अब ये हो गई कौन सी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम 850 किलोमीटर है, जबकि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व 784 किलोमीटर है। एस के क्या पूछ रहा है यार? क्या जवाब दूं? हेलो ऐसे करके भेज दिया। देखो भाई प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपके में हेलो का हाय, हेलो, एस के ऐसे नहीं है, जो आपका डाउट है वो सीधा डायरेक्ट कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है ना। मैं आप प्रिय बच्चों का बहुत सम्मान करता हूं, ठीक है ना। और आपने पढ़ाते हुए मेरे को देखा, लास्ट तक मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। लेकिन कोई ये पूछ रहा है कि हेलो सर है, कोई पूछ रहा है मेरा कमेंट आ रहा है क्या, कोई पूछ रहा है मेरा कमेंट आपके साइड से होकर के निकल रहा है क्या। तो ये ऐसे मत पूछा करो, जो आपके डाउट है डायरेक्ट कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है। हेलो, अब इसका बता मैं क्या जवाब दूं तेरे को? ऐसे नहीं लिखना। अगर ऐसे लिखोगे तो फिर मैं कमेंट पढ़ने का मतलब है यार आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, साथ में जो और आपके सहपाठी पढ़ रहे हैं उनका भी आप टाइम खराब कर रहे हो। तो जो आपके कमेंट है, जो आपकी प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट लिख दिया करो, ठीक है ना। तो समझ गए मेरी बात? राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का। ये तिर्यक ऊंचाई नहीं पूछी जाएगी, इतना कोई ये इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो ये बात आपके समझ में आई। अब इसके बाद में आगे नेक्स्ट देखो बात करेंगे राजस्थान के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदु। राजस्थान के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम
राज्य के उत्तर, दक्षिण, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पश्चिम गांव। राज्य के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम व मध्यवर्ती, मध्यवर्ती गांव। राज्य के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम व मध्यवर्ती गांव कौन कौन से है? तो ध्यान पूर्वक आप समझना। समझाऊंगा आपको, बताइए एक एक चीज मैप पर समझाऊंगा, ठीक है ना। ये आपके सामने मैप आ गया। अब देखो, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, राज्य का पूर्वी बिंदु कौन सा है, राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो मैप इसीलिए लिया कि मैप से आपके समझ में आ जाए। ये देखो साथियों, ये राजस्थान का बिल्कुल उत्तरी बिंदु है यहां पर, और ये राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है, ये राजस्थान का पूर्वी बिंदु है, ये राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है। बताओ हाँ या ना। राजस्थान का बिल्कुल उत्तरी बिंदु आप याद रखना, उत्तरी उत्तरी गांव। बिल्कुल राजस्थान का जो उत्तरी गांव है या उत्तरी अंतिम बिंदु, उत्तर में अंतिम बिंदु, उत्तर में अंतिम बिंदु राजस्थान का कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा साथियों कोणा गांव, कोणा गांव, कोणा गांव, हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट, कोणा गांव, हिंदुमल कोट, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, गंगानगर, कोणा गांव, हिंदुमल कोट, श्री गंगानगर। नेक्स्ट आ जाओ। चलो, राजस्थान का दक्षिणी बिंदु ये क्या है? दक्षिण में याद रखियो, दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिणी बिंदु आप याद रखना, दक्षिणी बिंदु कौन सा है? राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु हो गया दक्षिणी बिंदु। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है बोरकुंडा। कौन सा कुंडा? बोरकुंडा, बोरकुंडा, कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़, बोरकुंडा, कुशलगढ़, ये पड़ता है बांसवाड़ा में। बोरकुंडा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। राजस्थान का अगर आपसे पूछ ले कि राज्य का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा पूर्वी बिंदु। राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है वो है सिलाना गांव। कौन सा गांव है? सिलाना, सिलाना गांव। और ये सिलाना गांव पड़ता है साथी राजा खेड़ा। सिलाना गांव, राजा खेड़ा, जिला धौलपुर। सिलाना गांव, धौलपुर, सिलाना गांव, राजा खेड़ा, जिला धौलपुर। राजस्थान का ये आ गया पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है कौन सा? हां, कटरा गांव, कटरा गांव, कटरा सम, कटरा सम, जैसलमेर, कटरा सम, जैसलमेर। बताओ समझ में आई की कहानी। राजस्थान का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमी बिंदु मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद में बच गया राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु कौन सा है जी? ये आ गया बिल्कुल मध्यवर्ती, सेंटर पॉइंट है। नेक्स्ट यहां लिख रहा हूं, राज्य का मध्यवर्ती गांव, राज्य का मध्यवर्ती गांव, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? मध्यवर्ती गांव आप याद रखना लिप्पोलाई। लिप्पोलाई गांव कहां पड़ता है? लिप्पोलाई गांव पड़ता है नागौर में। मध्यवर्ती गांव लिखो लिप्पोलाई, नागौर। तो ये राजस्थान का उत्तर, तो राजस्थान का सुरेंद्र चौधरी बुक साथ साथ मत पढ़। एक बात बताऊं क्या, पढ़ाई का एक सिस्टम होता है बेटा, एक बार तू नोट्स को निचोड़ के रख दे। निचोड़ के रखने का मतलब है तू खटई में 2 पेज पढ़ाया भाई, घरे जाके
घर जाके और किसी बाल्टी में पानी डाल के उसमें डाल के और ऐसे निचोड़ के फोटो भेज दे मेरे पास कि ये लो जी निचोड़ के रख दिया, ऐसे नहीं है। तू नोट्स याद कर ले। सही बात तो यह है कि तू नोट्स इतना डीपली आपको मैटर पढ़ाऊंगा राजस्थान भूगोल का कि बाल की खाल निकाल दूंगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तेरे को जरूरत पड़े इतना नोट्स वाला मैटर तेरे को सारा याद हो गया तो तू किताब पढ़ना। अगर पहले इधर उधर चारों तरफ हाथ पैर मारना स्टार्ट कर देगा तो दोस्त सिलेक्शन से दूर होता जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पहले हम जो पढ़ा रहे हैं उतना मैटर आप रट्टा लगा लो, उसके बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब मेरे को और पढ़ना चाहिए तब आप और पढ़ना, तब तक मत पढ़ना। तो यह कहानी आपके समझ में आई। राज्य का मध्यवर्ती गांव लिम्पोलाई, नागौर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदु हो गया। इसके बाद में आ गया राजस्थान का मध्यवर्ती गांव। हाँ नहीं, हाँ लिप्पोलाई गांव है, लिप्पोलाई गांव। लिप्पोलाई गांव कहां पड़ता है, ठीक है। तो यह राजस्थान का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदु हो गया। अब बात करते हैं राजस्थान की अन्य राज्यों से तुलना। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालो राजस्थान की, ये लिख लिया ना, नेक्स्ट हेडिंग डालो राजस्थान की, आगे लिखो राजस्थान की, अन्य राज्य मत लिखना, सॉरी भाई, राजस्थान की तुलना। तुलना मतलब कंपैरिजन करते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल किन देशों के बराबर है, किस देश से राजस्थान बड़ा है, किस देश से राजस्थान छोटा है। जैसे साथियों जापान है, जर्मनी है, कांगो रिपब्लिकन है, इनके बराबर क्षेत्रफल है किसका, राजस्थान का। जैसे राजस्थान की अन्य देशों से, यानी अन्य देशों से राजस्थान की तुलना, तो लिखो जापान, जर्मनी, कोमा, कांगो रिपब्लिकन। जापान, जर्मनी, कोमा, कांगो रिपब्लिकन के बराबर है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल जैसे जापान है, जर्मनी है, कांगो रिपब्लिकन, राजस्थान, जापान, जर्मनी, कांगो रिपब्लिकन के क्षेत्रफल के बराबर है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल जैसे जापान, जर्मनी, कांगो रिपब्लिकन के क्षेत्रफल के बराबर है। नेक्स्ट आप याद रखना साथियों, ब्रिटेन से राजस्थान, ब्रिटेन से B2, क्या याद रखना है, B2, ब्रिटेन से राजस्थान 2 गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। ब्रिटेन से राजस्थान 2 गुना बड़ा है। नेक्स्ट याद रखना, नेपाल से राजस्थान 2.5 गुना, 2 सही 1/2 गुना, 2.5 गुना बड़ा है, ठीक है ना। नेपाल से, ब्रिटेन से राजस्थान 2 गुना बड़ा है, नेपाल से राजस्थान 2.5 गुना बड़ा है। नेक्स्ट याद रखना, श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है, ठीक है। इसके बाद में फिर आप याद रखना, जापान, जर्मनी, कांगो रिपब्लिकन के क्षेत्रफल के बराबर है राजस्थान। ब्रिटेन से राजस्थान 2 गुना, नेपाल से 2.5 गुना, श्रीलंका से 5 गुना। नेक्स्ट याद रखियो, बुआ 8 साल की, अरे बुआ बहुत छोटी है बेचारी, टाबर है। भूटान से अपना सुंदर राज्य राजस्थान 8 गुना बड़ा है, बुआ 8 ही साल की है, ठीक है नहीं। भूटान के बाद में बहुत बार पेपर में पूछा जाता है इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा है। यह है राजस्थान की अन्य देशों से तुलना, लिख लो, हाँ लिखो आप ये बात लिखो, जापान, जर्मनी, कांगो रिपब्लिकन के क्या है, राजस्थान बराबर है, ठीक है ना। इसके बाद में फिर क्या लिखोगे, ब्रिटेन से राजस्थान 2 गुना बड़ा है, नेपाल से राजस्थान 2.5 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, हाँ, भूटान से 8 गुना और इजराइल से
17 गुना बड़ा है अपना सुंदर राज्य है राजस्थान। ये हो गई राजस्थान की अन्य देशों से तुलना। तो अब तक जो अपने मैटर पढ़ा साथियों, वो अपने क्या पढ़ा भी, राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में अपने चर्चा की, राजस्थान की स्थिति के बारे में चर्चा की, फिर अपने राजस्थान की लंबाई चौड़ाई के बारे में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी बिंदु पढ़ा, राजस्थान की जनसंख्या पढ़ी, इसके बाद में राजस्थान की अन्य देशों से तुलना पढ़ी। अब नोट लगा करके लिख लो, नोट लगा करके आप लिखो राजस्थान लगभग, नोट राजस्थान लगभग, हाँ राजस्थान क्या याद रखोगे, हाँ राजस्थान लगभग 132 देशों से बड़ा है। लिख लेना राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान लगभग, लगभग, लगभग 132 देशों से बड़ा है। राजस्थान लगभग कितने देशों से साथियों, 132 देशों से बड़ा है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर है। और राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो साथियों इस पर अभी संदेह बना हुआ है। ठीक है ना, मैं आपको लिखा नहीं सकता। क्यों नहीं लिखा सकता, क्योंकि साथियों जिलों का क्षेत्रफल राजस्व मंडल अजमेर ने जारी नहीं किया है। ठीक है ना, भी कौन से जिले का कितना क्षेत्रफल है, तहसीलों का डिवाइडेशन तो कर दिया, लेकिन बड़े जिले और छोटे जिले, पहले सबसे बड़ा जिला जैसलमेर था जिसका क्षेत्रफल, हाँ अरे क्या लिख दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, 128 करोड़ सही है, 128 देशों से बड़ा है। हाँ हाँ सही है विजय चौधरी, 128 से 128, सॉरी। तो ये मैं नहीं लिखवा सकता कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सॉरी भाई, 128 कर लेना ये, ठीक है ना, हाँ 128, 128, 128 देशों से क्या है, लगभग राजस्थान बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्षेत्रफल में बड़ा जिला छोटा जिला, पहले नए जिलों के गठन से पहले, लेकिन अब जो प्रश्न आएगा वो नए जिलों के अकॉर्डिंग आएगा। तो सबसे बड़ा जिला छोटा जिला जब क्षेत्रफल आ जाएगा, कभी आ जाए उस समय हाथों हाथ आपको लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, तो बताओ मेरी बात से संतुष्ट हुए। मैं ये नहीं है कि मैं मेरी पर्सनैलिटी के लिए आपको छोटा जिला और बड़ा जिला अपनी तरफ से, नहीं भाई, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब से बाहर मैं पैर नहीं, पैर तो बहुत दूर की बात है, अंगूठो ही बारे को नहीं रखूं, क्योंकि फिर मैं जवाब कहां से दूं अगर मैं उनसे हट करके बात करने लग जाऊं तो। ठीक है ना, उन्हीं किताबों को फॉलो करते हुए अपने पढ़ेंगे। राजस्थान की अन्य देशों से तुलना अपने कंपैरिजन कर लिया है। अब मैंने आपको यह तो अभी तक नहीं बताया ना कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यह बात मैंने नहीं बताई, अब बताऊंगा, क्योंकि पहले बताने में यार मजा नहीं आता जब तक आपको अक्षांश देशांतर के बारे में पूरा नहीं पता है। तो अब अपने हेडिंग डालते हैं अक्षांश देशांतर। आप भी हेडिंग डाल लीजिए अक्षांश देशांतर, अक्षांश देशांतर, अक्षांश देशांतर। अगर मैं आपसे यह पूछूं प्रिय विद्यार्थियों, अक्षांश देशांतर इन्हें इंग्लिश में हाँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है ना, अक्षांश देशांतर। सर्वप्रथम दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि अक्षांश देशांतर का मतलब क्या है, ये अक्षांश देशांतर की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इन अक्षांश देशांतरों का सर्वप्रथम उल्लेख है किसने किया था। जैसे मैं आपसे सीधा ही पूछूं कि अक्षांश देशांतर इनका काम क्या है, तो साथियों अक्षांशों का जो मुख्य कार्य है ना, वो है स्थिति और दूरी बताना, जबकि देशांतरों का मुख्य कार्य है समय की गणना करना है। समझ गए दोनों बात। तो अक्षांशों का मुख्य कार्य और देशांतरों का मुख्य कार्य आपके समझ में आया होगा। अगर आपसे पूछ ले कि अक्षांश देशांतर का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, तो अक्षांश देशांतर का सर्वप्रथम उल्लेख, आप दो बातें याद रखना। एक तो याद रखना अक्षांश देशांतर का सर्वप्रथम उल्लेख भूगोलवेत्ता एरिथोस्टोनीज ने किया था, जबकि हाँ खगोल शास्त्री हिपोक्स का भी नाम आता है। अक्षांश देशांतर का उल्लेख सर्वप्रथम भूगोलवेत्ता आपसे पूछ ले तो एरेथोस्टोनीज ने, जबकि खगोल शास्त्री हिपोक्स ने किया था। तो लिखवाऊंगा साथ के साथ हिपोक्स, वेरी गुड है, सही है ना। हाँ तो अक्षांश देशांतर लिखो, सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम प्रथम उल्लेख
उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख लिखो। एरिथोस्टोनीज। इसके बाद में लिख लेना खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री, शास्त्री हिप्पॉक्स, हिप्पॉक्स ने किया। एरिथोस्टोनीज कोमा खगोल शास्त्री हिप्पॉक्स ने किया था। तो अक्षांश देशांतर का सर्वप्रथम उल्लेख, दोनों बातें आप याद रखना, भूगोलवेताओं के अनुसार एरिथोस्टोनीज का नाम आता है और खगोल शास्त्री हिप्पॉक्स का भी नाम आता है। तो दोनों बातें आप याद रख लेना। अब आ जाओ, सर्वप्रथम अक्षांश और देशांतर में एक एक के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा और पूरा सविस्तार वर्णन बताऊंगा। तो सर्वप्रथम यहां पर अपने लिखते हैं दोस्तों अक्षांश। क्या लिखते हैं? अक्षांश। इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, जबकि देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। अक्षांश, इस सब में आप एक बात याद रखना, अक्षांश होता क्या है साथियों? ये अक्षांश होता है ग्लोब पर, कौन सी? उत्तर से नहीं, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा। पहले दो बातें तीन बातें लिखेंगे, फिर उसके बाद में ग्लोब पर अक्षांश बना करके आपको दिखाऊंगा। तो लिखो ग्लोब पर अक्षांश, इसमें लिखो ग्लोब पर, लिखो अक्षांश, इसमें लिखो ग्लोब पर, धरातल पर तो नहीं है ना, ग्लोब पर, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा। ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। नेक्स्ट देखो सुनो साथियों, अक्षांशों का मुख्य कार्य, नेक्स्ट देखो सुनो, अक्षांशों का मुख्य कार्य, अक्षांशों का मुख्य कार्य स्थिति व दूरी बताना है, स्थिति व दूरी बताना है, दूरी बताना है। अक्षांशों का मुख्य कार्य स्थिति व दूरी बताना है, ठीक है ना? लोकेशन एंड डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए अक्षांश रेखाओं का सहारा लेते हैं। अब मैं आपके सामने एक पृथ्वी का डायग्राम बना रहा हूं और फिर आप ध्यान पूर्वक समझना भाई। अगर जक्की भी बात, जो भी बात आपके नहीं समझ में आए ना, आप निसंकोच लिख देना कि सर मेरे ये बात जो आपने बताई है ये मेरे समझ में नहीं आ रही। मैं आपको एक बार नहीं 10 बार बताने के लिए तैयार हूं। और अगर आप ये बात बोलते हो ना, जब आपके कोई भी बात समझ में नहीं आ रही और आप ये कमेंट करते हो कि सर एक बार रिपीट करना, मुझे समझ में नहीं आता, तो प्रिय विद्यार्थियों मुझे गुस्सा नहीं आता, इस पर मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप अपने भाई के सामने अपने बिल्कुल दिल की सही और दिमाग की बिल्कुल सही बात बयां कर रहे हो, भी आप झूठ नहीं मान रहे हो। मैं इस पर खुश होता हूं अत्यंत। भी आप दोबारा तिबारा 4 बार समझिए, लेकिन यार बस आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? मैं ये नहीं चाहता कि आपने इस बैच में जो फीस दी है वो आपको ऐसा सोच करके निराश होना पड़े कि मेरा 700-800 रुपए बगैर मतलब के लग गए और कोई भी टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, समझ में नहीं आता। ऐसा RWA का कोई भी मोटिव नहीं है कि आपसे पैसे लेना और उसकी वसूली ना देना। जितना पैसा लिया है उनसे कहीं ज्यादा आपको वसूली देंगे हम, समझ गए? तो ये देखो सुनो, भू के मध्य से खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, इसे साथियों भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में खींची गई काल्पनिक रेखा को दोस्तों कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में खींची गई काल्पनिक रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इस पे मैं यहां लिख देता हूं, यह है 0 डिग्री,
ये कितना डिग्री है, 0 डिग्री। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये है 23.5 डिग्री साउथ। भी जितनी बातें बोलता हूं सारी बात लिख रहा हूं, बताओ हाँ या ना, कोई बात नहीं स्किप कर रहा ना, जो मुंह से वर्ड बोला वो प्रॉपर बोर्ड पर लिखूंगा, इसीलिए लिखूंगा, आप अच्छे से नोट्स बना लो। अब प्रिय विद्यार्थियों, जो इस प्रकार खींची गई जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को बोलते हैं, मैंने आपको कहा ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। हाँ, कोई बात नहीं विजय चौधरी नागौर, इस पर आपकी बहुत ही जल्द सुनाई होगी, कल मैंने सर से बात कर ली है, ठीक है ना। हाँ, तो ये बात आप देखो सुनो, 23.5 डिग्री उत्तर में खींची गई, 23.5 डिग्री दक्षिण में खींची गई जो रेखाएं हैं उनका क्या क्या नाम है, कर्क रेखा किसको कहते हैं, मकर रेखा किसको कहते हैं, विषुवत रेखा किसको कहते हैं, भूमध्य रेखा किसको कहते हैं। तो ठीक है, ये देख लिए। अब ये जो रेखाएं है ना, इसके बारे में और सुनो आगे की बात। अब मैंने आपको कहा कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को किस नाम से जाना जाता है, अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रेखाएं हैं इन्हें अपने अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अक्षांश रेखाएं साथियों पूर्ण वर्त बनाती है, पूर्ण वर्त पूरा। अब मैंने आपको कहा कि इन रेखाओं का मुख्य कार्य स्थिति व दूरी बताना है। अगर अपने को कहीं भी जाना होता है, जैसे मान लीजिए आज मेरे को बोल दिया कि आपको जयपुर जाना है, तो उस जयपुर को लेकर के मेरे दिमाग में 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है जयपुर कहां है, बिल्कुल निकलती है इसके, जयपुर कहां है। दूसरा क्वेश्चन आता है कितना दूर है, और तीसरा क्वेश्चन कितना समय लगता है। जब इपोक्स जी को भी कहीं जाना था, इरेथेस्टोनिस जी को भी कहीं जाना था, तो ये 3 प्रश्न इनके भी सामने आए और इन्होंने इनका समाधान ढूंढ डाला और आपने आफत खड़ी कर दी, अब पढ़नी पड़े, बताओ हाँ या ना। तो देखो सुनो साथियों, कहां जाना है, जब ये भी जयपुर कहां है तो मैं ये बोलूंगा कि जयपुर पूर्व में है। अब मैं गंगानगर में हूं, मेरे से यहां जयपुर पड़ता है, तो मैं ये बोल सकता हूं जयपुर हमारे से पूर्व में है। दूसरी बात है कि कितना दूर है, तो मेरे से जयपुर 560 किलोमीटर के आसपास दूर है। फिर आप तो मुंह उरा 560 किलोमीटर कितना समय लगेगा। जब ये समस्या सामने आई तो कौन सी रेखाओं का सहारा लिया कि कितना दूर है, तब आपने जिस रेखाओं का सहारा लिया उन्हें अपने देशांतर रेखा के नाम, कितना दूर है, क्या स्थिति है अक्षांश, जबकि कितना समय लगेगा पहुंचने में, तो अपने सामने जब यह प्रश्न अपने सामने आया तो अपने कौन सी रेखाओं का सहारा लिया, देशांतर रेखाओं का। तो अब मैं पूरी की पूरी बातें लिखता जा रहा हूं और एक एक बात एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो अक्षांशों का मुख्य कार्य स्थिति और दूरी बताना है। ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। अगर वास्तविक रेखा होती साथियों धरातल पर, तो अपने को तो रहने की जगह ही नहीं मिलती। ये देखो ऐसे लाइनें ही लाइनें होती। और ये जो जैसे मान लो ये 0 डिग्री अक्षांश जिसे अपने भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं, ये लाइन होती, या तो बड़ी दीवार निकाल के ऊपर कांच लगा देते और या गहरी खाई कर देते और लिखा होता सावधान सावधान सावधान, 200 मीटर आगे कर्क रेखा की गहरी खाई है, जीवन को खतरा हो सकता है। अगर बड़ी दीवार होती तो ऐसे लिखा होता इस दीवार पर चढ़ना सख्त मना है, क्योंकि ये इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की है, हाँ या ना। तो ये ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा है, धरातल पर है नहीं है। समझ गए ना। चलिएगा भाई, अक्षांशों का मुख्य कार्य स्थिति व दूरी बताना है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे, अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, 2 बातें मैं लिखूंगा और दोनों बातें एक्सप्लेन भी करूंगा। अक्षांश रेखाएं, देखो सुनो, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, रेखाएं पूर्ण वर्त बनाती है,
पूर्ण व्रत बनाती है, व्रत बनाती है, पूर्ण व्रत बनाती है, जबकि देशांतर रेखाएं अर्धव्रत बनाती है। नेक्स्ट इसके बाद में देखो, अक्षांश रेखाओं की, अक्षांश रेखाओं की, अक्षांश रेखाओं की लंबाई, अक्षांश रेखाओं की लंबाई असमान होती है, असमान होती है। सर जी कैसे लंबाई असमान कैसे होती है? ये देखो ऐसे होती है साथी, क्या जितनी लंबी रेखा ये है उतनी लंबी है ये? नहीं है, छोटी होती 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 लास्ट में क्या बन गई? एक बिंदु बन गई। बताओ हाँ या ना? तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है साथियों वो क्या होती है? असमान होती है। समझ गए ना? जैसे आप बॉल लीजिए, बॉल आपने देखी है ना, गेंद बॉल जैसे ही आप बॉल को हाथ में पकड़ोगे, बॉल का जैसे मान लो ये क्या है, ये चलो ये देखो सुनो क्या करें, रामकुमार सर का कभी कमर घुटना दर्द करने लग जाता है, कभी पट्टा पुट्टा बंद ही रखे। अब ये देखो, जैसे मैंने ये डिब्बा हाथ में लिया साथियों, जैसे मान लो ये बॉल है और ये बॉल के बीच को बिल्कुल यहां मैंने बीच में एक लाइन लगा दी, बॉल गेंद, दूसरी लाइन लगाऊंगा तो उससे छोटी होगी ना, तीसरी छोटी होती 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 एक बिंदु बन जाएगा, इधर भी एक बिंदु बन जाएगा। सेम कहानी वो है, समझ गए? तो जैसे 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 उत्तर और दक्षिण में, भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में जाएंगे तो इनकी क्या होती जाएगी? पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? हाँ, तो ये देखो सुनो, समझ गए ना? तो अक्षांश रेखाओं की, मैंने क्या लिखा? अक्षांश रेखाओं की लंबाई असमान होती है, समझ गए, जबकि देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होगी। आगे बात करते हैं, इसके बाद में लिखो, लिखिएगा। अक्षांशों के मध्य की दूरी ऐसे लिखते हैं, दो अक्षांशों के मध्य दूरी, दो अक्षांशों के, अक्षांशों के, अक्षांशों के ऐसे लिखते हैं। पहले लिखो अक्षांशों के मध्य दूरी, अक्षांशों के, अक्षांशों के मध्य, मध्य दूरी, अक्षांशों के मध्य दूरी, दूरी समान होती है, लंबाई असमान होती है, जबकि अक्षांशों के मध्य दूरी समान होती है। कैसे? जितनी दूरी यहां है उतनी यहां, 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 बिल्कुल एक जितनी है। ठीक है ना? चलो इसके बाद में आ जाओ फिर आगे ऐसे लाइन लगा करके अब मैं यहां लिखता हूं। नेक्स्ट लिखो आप, लिखो दो अक्षांशों के मध्य दूरी, दो अक्षांशों के, अक्षांशों के, अक्षांशों के मध्य, मध्य दूरी, दो अक्षांशों के मध्य दूरी, दूरी 111 111 किलोमीटर होती है, 111 111 किलोमीटर होती है, किलोमीटर। दो अक्षांशों के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? ये जो डिस्टेंस है ये 111 किलोमीटर है, दो अक्षांशों के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद में एक बात इंपॉर्टेंट और लिखेंगे, लिखो दूरी 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट यहां पर देखो मैंने लिखा कुल अक्षांश, कुल अक्षांशों, अक्षांशों की संख्या, अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या देखो सुनो कितनी होती है, तो आप याद रख लेना दोस्तों, 90 प्लस 1 प्लस 90 बराबर 181 होती है। कुल अक्षांशों की संख्या 90 प्लस 1 प्लस 90 181 होती है। साथियों एक बात बताऊं, देखो सुनो, एक बात बताऊं, 3-4 मिनट का टाइम और ले लूं क्या? भी ये अपना थोड़ा सा मैटर क्लियर हो जाए ना तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो, अब मान लो मेरे से कोई पूछ ले भी मेरे परिवार में, मेरे से कोई पूछ ले भी आपके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो मैं यही बोलूंगा भी जैसे मैं हूं, मेरी एक बेटी है, मेरी पत्नी है, पापा है, मम्मी है, मेरी दादी है, तो मैं ये बोलूंगा भी 2, 2 4, 1 5 और एक मेरी बेटी समेत 6 हो गई। अब मुझे ये पूछ ले कि आपके परिवार में बच्चों की संख्या कितनी है, तो मैं यही बताऊंगा मेरी बेटी 2 सवा 2 साल की है तो वो एक ही है। अगर मेरे से पूछ ले वयस्कों की संख्या तो बाकी सारा वयस्क है, कुल सदस्य है, सभी में वर्डों में अंतर हो गया, हाँ या ना? अगर मेरे से पूछे महिलाओं की संख्या, हाँ या ना?
तो इसी प्रकार देखो, कुल अक्षांश का मतलब है भी ये एक अक्षांश है, ये एक अक्षांश है, ये एक अक्षांश है, ये एक अक्षांश है, ये भी एक अक्षांश है, और ये बिल्कुल छोटा होता होता बिंदु बन गया। अब जैसे बेंसला सर आपको बहुत अच्छे से मैथ पढ़ाते हैं और बहुत अनुभव भी रखते हैं। अभी तक तो सर अंक गणित ही पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि वो संख्या पद्धति टॉपिक ही पढ़ा रहे हैं ना। जब सर आपको एडवांस मैथ यानी बीज गणित पढ़ाएंगे, उसके बाद में 3D 2D आकृतियां पढ़ाएंगे, और एक बार और किसी है, एक बार त्रिभुज वाली सी भी मैं नाम बोलो, ट्रिग्नोमेट्री है क्या? नहीं नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तो बा साइन कोस टेन कोट सेक को सेक वाली है नहीं। एक वो जो सेकंड मैथ की किताब आती थी 10वीं में, मैं नाम भूल गया यार, क्योंकि मैथ को तो भी डर लगा है मैंने। तो सर आपको दो बातें बताएंगे, चलो छोड़ो, आपने भूगोल में ही आओ थे। जैसे एक तो इस प्रकार ऐसे ये है लाइन और एक ये है बिंदु। तो मैथ में इन दोनों का अलग अलग नाम है, इसे क्या बोलेंगे? रेखा, और इनके बोला बिंदु। बताओ हाँ या ना? हाँ, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, जियोमेट्री। वहां रेखा और बिंदु का बहुत रोल होता है ना। तो जिसे इंग्लिश में लाइन बोलते हैं उसे हिंदी में रेखा बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं उसे हिंदी में बिंदु बोलते हैं। यही बात है। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, रेखा को बिंदु नहीं बोल सकते। अर्थे सारा कंपटीशन की तैयारी करो, समझदार आदमियों भी रेखा ने बिंदु केस कहां के, कौन केस कहां? अगर रेखा ने जे बिंदु के दिया तो रोड़ो पड़ जाए। रेखा के सामने बिंदु को नाम कौन ले सका, और बिंदु के सामने रेखा को नाम कौन ले सका? भाइयों की कोई नाम रेखा बिंदु है तो माफी दियो, मैं कौन जानू कौन रेखा है कौन बिंदु है? मैं तो थाने सकलू ही कौन जानू। समझ गया? तो रेखा और बिंदु दो मैथ के वर्ड है, दोनों का अलग अलग मीन है ना। तो कुल अक्षांश 181। अगर आपसे पूछ ले साथी कुल अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखा, अगर आपसे पूछ ले कुल अक्षांश रेखा कितनी होती है, तो आपका उत्तर होगा 89 प्लस 1 प्लस 89 बराबर 179 होती है। गुरुजी घुमा दिया प्रश्न है, समझ में कौन नहीं आयो? अरे चिंता ना करो, समझ में दौड़ गया वो। ये क्या है? एक रेखा है। ये क्या है? एक रेखा है। ये एक रेखा है, रेखा 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 रेखा, लास्ट में रेखा के बन गई बिंदु। तो ये बिंदु एक अक्षांश तो है, लेकिन रेखा नहीं है। ये बिंदु क्या है? एक अक्षांश तो है, लेकिन रेखा नहीं है। यहां तक तो ये रेखा थी, अरे ठानती रेखा बिंदु बन गई। समझ गए? ये रेखा और बिंदु क्लियर है ना कहानी? तो कुल अक्षांशों की संख्या, ये बिंदु एक अक्षांश तो है, लेकिन ये रेखा नहीं है। बताओ समझ में आ गया? ओके, अगर समझ में आ गया तो आप मुझे दिल भेज करके सूचित करें, फिर मैं इस क्लास को यहीं विराम देता हूं। बाकी बातें अपने कल के सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि अपना टाइम हो गया है ना। समय की कीमत, समय की कदर जरूरी है। अगर मैं 3-4 दिन क्लास का टाइम ऊपर निकालूंगा, गुरुजी आपके मोबाइल नंबर दे दो, विजय चौधरी मेरा। देख भाई, व्हाट्सएप पर सभी साथी नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी मैसेज करे ना, वो एक काम करना, अपना थोड़ा सा मुझे वो जिले का नाम और अपना नाम लिख देना, ताकि मैं भी नंबर सेव कर लूं। कोई भी इंफॉर्मेशन आए हम आपको दे देंगे। अगर उसके अलावा भी जरूरत पड़ी तो मैं जैसे स्टेटस लगाऊं आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। वेरी गुड। ठीक है, 9602522548 मैसेज कर देना। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करो, ठीक है ना। आपकी समस्या का समाधान होगा। 9602522548। ओके, चलिएगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सभी प्रिय साथियों को राम राम। यहां तक की बातें रिपीट करना, कल मैं आगे की बातें स्टार्ट करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।